हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुण बायो क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। देखिए, जब भी आपके सामने आपको वीडियो का लिंक दिया जाता है या आप वीडियो देखते हो तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के ही वीडियो देखा करो। कॉपी पेन लेकर के आप तैयार हो जाइए। जो भी आपको बताया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसको उसी समय लिखा करो। शॉर्ट नोट की तरह आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स की तरह। तो वीडियो में जो भी बोला जाता है, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है, उनको आप भी अपने हिसाब से कॉपी पेन लेकर के बैठा करो और उसको लिखते जाया करो। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव का परिसंचरण तंत्र। उससे पहले हम बात करेंगे मानव का परिसंचरण तंत्र यानी हार्ट, और हार्ट की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, हृदय स्पंदन हार्ट बीट किस प्रकार से होती है, हार्ट की क्रियाविधि, कार्य प्रणाली क्या है। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ब्लड सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें काम में आती हैं, जैसे ब्लड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम इस अध्याय में पहले ब्लड के बारे में जानते हैं। ब्लड को जानने से पहले भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें। पहले देखिए, यूनिसेलुलर जीव, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, अर्थात एक कोशिकीय जीव होते हैं। वो एक कोशिकीय जीव, ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जो एक ही कोशिका से बने हुए हैं, या फिर द्विस्तरीय हैं या एक स्तरीय है, अर्थात उनका जो शरीर है वो कोशिकाओं की एक ही परत से बना हुआ है, या द्विस्तर है, दो स्तर है, या वो एक ही कोशिका है। जैसे कि अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ऐसे जीव सीधे ही वातावरण से ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ, सीधे ही वातावरण से ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही वे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर, एक ही कोशिकाओं का एक ही स्तर है, वो भी द्विस्तर है, वो भी सीधे ही वातावरण की वायु और भोजन के संपर्क में रहते हैं। अतः उनका शरीर सीधे ही वायु को या ऑक्सीजन को या भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर लेता है, और उनके अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को भी, जो वेस्ट मटेरियल बनता है, उस वेस्ट मटेरियल को भी वो सीधे ही अपनी कोशिका की भित्ति, कोशिका झिल्ली के द्वारा या कोशिकाओं के स्तर के द्वारा सीधे ही बाहर वातावरण में त्याग देते हैं। लेकिन बहुकोशिक जीव, जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, उन जीवों के अंदर प्रत्येक कोशिका तक भोज्य पदार्थों को, ऑक्सीजन को, वायु को पहुंचाने के लिए विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी सभी कोशिकाएं जो है वातावरण के संपर्क में नहीं होती। अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर की त्वचा की कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में है, लेकिन ये कोशिकाएं भी सीधे ही वायु को ग्रहण नहीं कर सकती। इसी प्रकार से जो अंदर की संरचना है, अंदर की स्ट्रक्चर है, अंदर जितने भी ऑर्गन है मानव के शरीर के अंदर, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, कैनाल सिस्टम, ये सभी जो है, इनके अंदर कोई भी कोशिका सीधे वातावरण से ऑक्सीजन नहीं ले सकती। अतः बहुकोशिकीय जीवों को, बहुकोशिकीय बहुस्तरीय जीवों को ऑक्सीजन यानी O2, वायु और भोज्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा परिसंचरण तंत्र के ऊपर कि बहुकोशिकीय बहुस्तरीय जीवों को ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब ये परिसंचरण तंत्र लसिका का बना हो सकता है, रक्त का बना हो सकता है। तो मानव शरीर के अंदर अधिक रक्त जो है परिसंचरण का कार्य करता है, इसलिए यहां पर हम रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र जो है यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। इसके अंदर क्या होता है कि एक जीव है, जैसे कि ये एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है। इस जीव के अंदर यहाँ पर उसकी आहार नाल है, बीचों बीच यहाँ उसके दूसरे अंग है, पार्ट है। तो इनके खुले परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि इनके अंदर की जो देह गुहा है, अंदर की देह गुहा है, वो पूरे ही रक्त से भरी हुई होती है।
अंदर की देह गुहा पूरे रक्त से, ब्लड से भरी हुई होती है, इसलिए शरीर के सभी अंग जो है डायरेक्टली रक्त के संपर्क में होते हैं। अतः उन जीवों के अंदर रक्त को बहने के लिए नलिकाओं या वाहिनी की आवश्यकता, वाहिनी या नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो खुला प्रेषण तंत्र जो है, उस खुले प्रेषण तंत्र के अंदर उत्तक अंग जो है सीधे ही रक्त के संपर्क में होते हैं और रक्त को बहने के नलिकाएं नहीं होती हैं। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र मोलस्का के जीवों में और कीटों के अंदर पाया जाता है। मुख्य रूप से कीटों के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कीटों में जैसे कि आर्थ्रोपोडा वर्ग, आर्थ्रोपोडा जो क्लास है उसके जो जीव है, मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खियां हैं, जितने भी कीट है, कीड़े मकोड़े हैं, टिड्डी, इन सभी के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात इनके शरीर में रक्त को बहने के लिए नलिकाएं नहीं होती हैं। दूसरा होता है खुला परिसंचरण तंत्र के बाद में होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज यानी बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर रक्त जो है महीन नलिकाओं के अंदर बहता है और ये महीन नलिकाएं प्रत्येक कोशिका तक रक्त को लेकर के जाती हैं। तो बारीक बंद तंत्र के अंदर, बंद नलिकाओं के अंदर तरल पदार्थ जो है बंद नलिकाओं के अंदर बहता है, उसे कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मोलस्का कीटों को छोड़ करके अन्य सभी जीवों के अंदर, सभी क्लासेस के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। अब बात करें अपन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड क्या है। तो देखिए रक्त का संगठन क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, रक्त का संगठन हम पहले पढ़ते हैं। तो रक्त का संगठन क्या है, तो देखिए रक्त के संगठन के लिए आपको बोर्ड के ऊपर पूरा शॉर्ट के अंदर, ये बहुत ही छोटे रूप के अंदर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो रह जाती हैं, जिसको मैं जब आपको अध्ययन करवा रहा उस समय आपको भी पेन लेकर उनको लिखते जाना। तो यहाँ पर ब्लड के संगठन के अंदर अपन देखें तो रक्त के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कितने भागों में रक्त को बांटा गया है, रक्त की कणिकाएं क्या है, उनके बारे में लिखा गया। ध्यान दीजिएगा, रक्त का संगठन यानी रक्त, रुधिर या ब्लड, इस रुधिर के दो भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो कि तरल भाग होता है, और एक होता है रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पल्स। तो यहाँ पर प्लाज्मा जो है रुधिर का 100% जो भाग, पूरा रुधिर का जो भाग है, उस पूरे रुधिर के भाग में 55% प्लाज्मा का होता है और 45% में रुधिर कणिकाएं होती हैं। रुधिर कणिकाएं 45% में और प्लाज्मा 55% में मिलती है। यहां पर अब प्लाज्मा की बात करें अपन, तो प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है, अर्थात तरल भाग को ही रुधिर का प्लाज्मा कहा जाता है, रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यह हल्के पीले रंग की क्षारीय तरल होता है, हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, और रुधिर आयतन का 55% तो होता ही है। इसके अंदर भी इसमें सर्वाधिक मात्रा, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में 90% जल पाया जाता है, वाटर जो कितना है 90% होता है। बाकी 10% में कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, लवण, आयंस, ये सभी पाए जाते हैं। कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 10% में। इस 10% के अंदर, 10% के अंदर सबसे अधिक प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन जो रुधिर स्कंदन में भाग लेती हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर 7 से 8% तक पाई जाती हैं। इसके अलावा कार्बनिक, अकार्बनिक लवण या जल अपघट्य जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अकार्बनिक लवण होती है, ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जल अपघट्य होते हैं, उनकी मात्रा होती है 0.9%, 0.9% जो होती है वो अकार्बनिक लवण या जल अपघट्यों की होती है। इसके अलावा प्लाज्मा में सबसे अधिक, यानी रुधिर के अंदर सबसे अधिक जो आयन पाए जाते हैं वो सोडियम होते हैं। सोडियम आयन जो है रुधिर की प्रासंगिक सांद्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में प्रमुख रूप से जो आयन पाया जाता है वो सोडियम पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर और भी बहुत सारे घटक पाए जाते हैं, जिनकी जैसे 7 से 8% जो प्लाज्मा प्रोटीन बताई गई है उसके अंदर, और 0.9% के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, अपने को उसके बारे में, उनके कार्य क्या है उसके बारे में देखते हैं। जल सबसे अधिक पाया जाता है 90%।
इस जल का कार्य है रुधिर का दाब, आयतन और प्रासरण नियमन और परिवहन में सहायता करना। जल सबसे अधिक होता है, रुधिर का दाब बनाए रखता है, प्रासरण करता है, आयतन बनाए रखता है और उसका परिवहन करने में आवश्यक है। इसके अलावा जो अन्य कार्बनिक पदार्थ है जो कि 10% है, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8% है। उनके अंदर क्या कितनी मात्रा में एल्ब्यूमिन 4 से 5% पाई जाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है 4 से 5% प्लाज्मा में होती है, जिसका कार्य है प्रासरण दाब उत्पन्न करना। ग्लोब्यूलिन, अल्फा, बीटा और गामा। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है अल्फा, बीटा, गामा, जो कि 2.5% होती है। अल्फा और बीटा का कार्य है परिवहन और गामा है वो एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होती है। फाइब्रिनोजन जो कि रुधिर का स्कंदन, रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होती है 0.3%। प्रोथ्रोम्बिन बहुत अल्प मात्रा में, ये भी रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होती है। ग्लूकोज रक्त के अंदर 0.1% पाया जाता है। एमिनो अम्ल जो है एमिनो एसिड 0.04% पाए जाते हैं, ये पोषक पदार्थ है। ग्लूकोज भी पोषक पदार्थ है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है 0.04% पाए जाते हैं, 0.5% पाए जाते हैं। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये भी पोषक पदार्थ है। हार्मोन्स, एंजाइम, रक्त के अंदर बहुत सारे हार्मोन जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी तंत्र की जो ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां अपने हार्मोन छोड़ देती हैं। बहुत सारे एंजाइम होती है, एंजाइम भी रक्त के अंदर ही पाए जाते हैं गुणित अगुणित अवस्था में। ये मिलते हैं अल्प मात्रा में और ये रेगुलेटरी पदार्थ होते हैं, नियामक पदार्थ होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं एंजाइम, जैव उत्प्रेरक होते हैं। यूरिया, यूरिक अम्ल पाया जाता है 0.04%। यूरिया, यूरिक अम्ल जो कि अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है, 0.04% होता है। इसे भी मूत्र के द्वारा रुधिर जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इसे लेकर किडनी में ले जाकर अलग करके इसे बाहर त्याग दिया जाता है। इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थ जो 0.09% होते हैं, उनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रमुख रूप से सोडियम आयन होता है। इसके अलावा इसके अंदर 0.9% में सोडियम, पोटेशियम आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, HPO4 और SO4 जो आदि आयन है, ये सल्फेट आयन है, ये सभी पाए जाते हैं। ये सब मिलते हैं प्लाज्मा के कार्बनिक और अकार्बनिक भाग के अंदर। एक करके आपने देखा। इसके बाद में अपन चलते हैं रुधिर की कणिकाओं की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, रुधिर कणिकाएं जो है रुधिर के अंदर 45% पाई जाती हैं। 45% इनका भाग होता है और रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा में तैरती हुई रहती हैं। ये कोशिकाएं होती हैं, प्लाज्मा जो तरल भाग है उस तरल भाग में ये तैरती हुई पाई जाती हैं। 45% इनका भाग होता है। रुधिर कणिकाओं की परसेंटेज को देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ब्लड परसेंटेज, यानी रुधिर प्रतिशतता। रुधिर कणिकाओं की जो प्रतिशतता होती है, परसेंटेज होती है, उसे कहते हैं हीमेटोक्रीट। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हीमेटोक्रीट ब्लड परसेंटेज को, यानी रुधिर में कणिकाओं की परसेंटेज को हीमेटोक्रीट कहा जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं कि रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली रुधिर कणिका जिसको कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। पूरे नाम बोर्ड पर लिखे हुए नहीं है, आप वैसे नोट कीजिएगा अपने कॉपी के अंदर। रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स भी बोल देते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। उसके बाद में दूसरी होती है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स श्वेताणु या श्वेत रुधिर अणु या श्वेत रुधिर कणिकाएं, इंग्लिश ल्यूकोसाइट भी इनको बोल देते हैं। रुधिर पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स रुधिर पट्टिकाणु होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। 3 भागों में इसको बांटा गया है। इसके बाद में अपन एक की बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी ब्लड के अंदर सबसे अधिक पाई जाने वाली कणिका है। लगभग 99% आरबीसी कणिकाएं पाई जाती हैं। आरबीसी कणिकाएं केंद्रक रहित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनमें अभाव होता है। आरबीसी कणिकाओं की आकृति कॉनकेव यानी कि उभया अवतल होती है, दोनों साइड उभया अवतल होती हैं
उभयावतल कॉनकेव, बाइकॉनकेव होती हैं। डिस्क रूपी वृत्ताकार इनकी संरचना होती है। उभयावतल, डिस्क रूपी, बाइकॉनकेव और वृत्ताकार कणिकाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता। इन कणिकाओं का जो व्यास है 7 से 8 माइक्रोमीटर म्यू होता है। मोटाई इनकी लगभग 2 माइक्रोमीटर या 2 म्यू होती है। वयस्क पुरुष में इनकी संख्या यानी कि रुधिर कणिकाओं की लाल रक्त कणिका या रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट्स की जो संख्या है, पुरुषों में इनकी संख्या 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। एक बूंद रक्त में लगभग 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं पुरुषों में रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी। जबकि महिलाओं में इनकी संख्या 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है महिलाओं में आरबीसी की संख्या। इसके बाद में इनके आरबीसी कणिकाओं के अंदर, आरबीसी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर उनके कोलाइडी एधात्री में हीमोग्लोबिन नामक रंजक, लाल रंग का रंजक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का रंजक पाया जाता है। आरबीसी कणिकाओं की एधात्री, कोलोइडी एधात्री में लाल रंग की रंजक प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण से ही इनका रंग लाल होता है। इन्हें रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन एक श्वसन रंजक है। श्वसन रंजक है अर्थात यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ में उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में किस प्रकार से, देखिए Hb हीमोग्लोबिन और O2 क्या बना लेगा, इस प्रकार हम निशान लगाएंगे HbO2। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके कोशिकाओं में लेकर के जाता है। कोशिकाओं के अंदर जाकर के HbO2 उन्हें वापस Hb और O2 में टूट जाता है। ऑक्सीजन को कोशिकाएं अपने कार्यों में, ऑक्सीकरण में, भोजन के ऑक्सीकरण में आदि में काम में ले लेती हैं, जबकि हीमोग्लोबिन वापस रुधिर कणिकाओं के अंदर ही मौजूद रहता है। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है, रिवर्सिबल दोनों तरफ होने वाली अभिक्रिया, क्योंकि Hb और O2 ऑक्सीजन मिलकर के HbO2 बनाते हैं। यह HbO2 कोशिकाओं में जाकर के टूट जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कोशिकाओं को मिल जाती है, हीमोग्लोबिन पुनः नए ऑक्सीजन के अणु के लिए वापस लौट आता है। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है। लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके अंदर 4 फेरस समूह, 4 फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव युक्त हीम समूह होता है। 4 फेरस आयन यानी Fe2 युक्त हीम समूह होता है तथा इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एक हीमोग्लोबिन अणु के अंदर 4 फेरस आयन युक्त हीम समूह तथा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा देखी जाए, देखिए उससे पहले अपन बात करें तो हीमोग्लोबिन रुधिर के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इस हीमोग्लोबिन के अंदर अनेक कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी पाए जाते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस क्या होते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस एक एंजाइमों का समूह है। बहुत तीव्र एंजाइम होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अपघटन विघटन का कार्य करते हैं, उसके लिए पाए जाते हैं। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइमों का समूह है, उत्प्रेरकों का समूह है। तो अपन हीमोग्लोबिन की संरचना के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन की संरचना में एक हीमोग्लोबिन अणु के अंदर Fe2 पॉजिटिव यानी फेरस आयन युक्त हीम समूह तथा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एक मनुष्य के अंदर, मनुष्य में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो होती है 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर यानी कि 1 डेसीलीटर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम के लगभग होती है। परिणाम में कुछ कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन लगभग औसतन 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर मानी गई है। हीमोग्लोबिन के कारण ही, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक लाल रंग की रंजक प्रोटीन है, इसी कारण से
रक्त का रंग लाल होता है। तो ये बात थी रक्त के हीमोग्लोबिन के बारे में और रक्ताणु के बारे में। अब अपन बात करें आगे, तो आरबीसी जो रक्ताणु है उनका आरबीसी या रक्ताणु एरिथ्रोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो के अंदर होता है। हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा होती है, जो मोटी अस्थियां होती हैं उनके अंदर अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थि मज्जा में रुधिर का निर्माण होता है। इन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद में ये रुधिर कणिकाएं विघटित हो जाती है, मृत हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं और प्लीहा तथा वृद्ध एवं कमजोर होने पर प्लीहा एवं रक्त में इनका विघटन हो जाता है। जब 120 दिन की हो जाती है वृद्ध और कमजोर होने के बाद में यकृत में और प्लीहा में इनका विघटन हो जाता है। विघटन होने पर हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन भाग है, हीमोग्लोबिन के प्रोटीन भाग को एमिनो अम्लों में तोड़ा जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसमें बहुत सारी एमिनो अम्ल है, तो हीमोग्लोबिन के प्रोटीन भाग को एमिनो अम्लों में तोड़ दिया जाता है। हीम समूह, जो हीम समूह है, फेरस आयन युक्त हीम समूह है, उस हीम समूह को यकृत में संग्रहित कर यकृत लीवर के अंदर ले जाकर के यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है। तो शेष भाग को बिलीविरिडीन और बिलीरुबिन, पाचन तंत्र के अंदर अपन ने पढ़ा था, बिलीरुबिन और बिलीविरिडीन जो है पीत लवण का निर्माण करते हैं, जो कि यकृत के अंदर संग्रहित रहता है और भोजन के पाचन में सहायक है, वसा के पाचन में विशेष सहायक होता है। तो प्रोटीन भाग जो है हीमोग्लोबिन का एमिनो अम्लों में टूट जाता है, एमिनो अम्लों में टूट जाता है, एमिनो एसिड में, और हीम समूह के लोह को, हीम समूह के लोह को यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है। तो शेष भाग को बिलीविरिडीन और बिलीरुबिन पीत वर्णकों में परिवर्तित करके इनको उत्सर्जित कर दिया जाता है, भोजन के अंदर मिलाया जाता है। तो इस टूटे हुए हीम के भाग को, हीमोग्लोबिन के भाग को, बिलीविरिडीन बिलीरुबिन को मल के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये था लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। एक बार आप फटाफट फिर से देखते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जो कि रक्ताणु कहलाती हैं, एरिथ्रोसाइट कहलाती हैं, प्रमुख कोशिकाएं हैं, प्रमुख कणिकाएं हैं। मानव के रुधिर कोशिकाओं में लगभग ये पाई जाती 99% केंद्रक विहीन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इनका व्यास 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, मोटाई 2 माइक्रोमीटर होती है। पुरुषों में इनकी संख्या 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, महिलाओं में इनकी संख्या 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर एक लाल रंग की रंजक प्रोटीन पाई जाती, हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिससे यह हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जो कि ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है, अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ करके HbO2 बनाता है। ये HbO2 कोशिकाओं में जाकर के पुनः हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में टूट जाती है और ऑक्सीजन को वहां दे देते हैं कोशिका में। हीमोग्लोबिन पुनः ऑक्सीजन को लेने के लिए फिर से आ जाता है। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर अनेक कार्बनिक एनहाइड्रेज पाए जाते हैं। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइमों का एक समूह होता है जो कि बहुत ही उत्प्रेरकीय गुण रखते हैं, वो भी इसमें पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन के अणु की संरचना में 4 फेरस आयन युक्त हीम समूह पाया जाता है और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भी होती हैं। और इसके बाद में अपन देखें कि हीमोग्लोबिन HgB की मात्रा मनुष्य के अंदर 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाई जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रंग की प्रोटीन है, इसी कारण से रक्ताणु आरबीसी का जो रंग है वो रुधिर का रंग जो है लाल रंग का होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, हड्डियों के अंदर स्थित अस्थि मज्जा बोन मेरो के अंदर का निर्माण होता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। वृद्ध और कमजोर आरबीसी जो है यकृत और प्लीहा में जाकर के विघटित हो जाती, टूट जाती हैं। इनके अंदर मिलने वाला जो हीम समूह, इनकी जो हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन भाग है, उस प्रोटीन भाग को एमिनो अम्लों में तोड़ दिया जाता है तथा हीम समूह का जो लोह युक्त भाग है उसको यकृत के अंदर संग्रहित कर लिया जाता है। शेष भाग जो है इसका बिलीविरिडीन और बिलीरुबिन मिलकर के पीत वर्णकों के रूप में शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये था आरबीसी। अब अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पल या श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट भी इनको बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। इनके बारे में बात देखिए। ये केंद्रक युक्त
पहले लिखा हुआ है यहाँ पर केंद्रक युक्त। ये क्या होती है? केंद्रक युक्त होती है। केंद्रक इनकी कोशिका द्रव में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक युक्त होती हैं। केंद्रक कणिकाएं होती हैं। वयस्क मानव में इनकी संख्या लगभग 7000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट श्वेत कणिकाओं की संख्या वयस्क मनुष्य में 7000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो साथ ही साथ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी कि रक्ताणु और श्वेताणु का जो अनुपात है वो 600:1 पाया जाता है। अर्थात 600 आरबीसी के एवरेज में 1 डब्ल्यूबीसी होता है। 600:1 600 आरबीसी, उसके एवरेज में 1 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। इस प्रकार का अनुपात इनमें होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा तथा लसिका में होता है। अस्थिमज्जा और लसिका के अंदर इनका निर्माण होता है। लसिका उत्तकों में, अस्थिमज्जा में, इनमें इनका निर्माण होता है। इनका जीवन काल 4 से 5 दिन से लेकर कई दिनों तक होता है। 100 दिनों तक का जीवन काल इनका हो सकता है, कम से कम 4 से 5 दिन, और उससे अधिक 100 दिनों तक या कई दिनों तक का भी इनका जीवन काल हो सकता है। अमीबीय गति, अमीबोइड मूवमेंट है, अमीबीय गति इनका विशेष लक्षण है। डब्ल्यूबीसी कणिकाओं के अंदर अमीबीय गति पाई जाती है। इस प्रकार से अमीबा कूटपाद बनाते हुए, अनियमित आकृति कूटपाद बनाते हुए गति करता है। ऐसे ही रुधिर के अंदर यानी प्लाज्मा के अंदर डब्ल्यूबीसी की जो गति होती है अमीबीय गति होती है। तो अमीबीय गति इनका विशेष, तो अमीबीय गति डब्ल्यूबीसी कणिकाओं का यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट्स का अमीबीय गति करना विशेष लक्षण होता है। अमीबीय गति, अमीबोइड गति, लोबोपोडिया, सूडोपोडिया जो बनते हैं अमीबा के अंदर जूठे कूटपाद, उस प्रकार से डब्ल्यूबीसी कणिकाएं प्लाज्मा के अंदर गति करती हैं। इसके बाद अपन बात करें डब्ल्यूबीसी कणिकाओं की। डब्ल्यूबीसी कणिकाओं के जो प्रकार हैं, डब्ल्यूबीसी कणिकाओं को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में, 2 टाइप्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका में श्वेताणु, कणिका में श्वेताणु, और दूसरा है कणिका रहित श्वेताणु, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स। ये ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं कणिका में श्वेताणु और कणिका रहित श्वेताणु। कणिका में श्वेताणु की बात करें पहले अपन, तो इनके कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं, बड़े आकार के कण पाए जाते हैं इनके कोशिका द्रव्य में। इस कारण से इनको कणिका में श्वेताणु कहा जाता है, कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाने के कारण से। डब्ल्यूबीसी की जो कणिका में श्वेताणु है वो बहुरूपी होती हैं, अर्थात अनेक रूपों में मिलती हैं, क्योंकि अमीबीय गति करती हैं, इस कारण से अनेक रूपों में मिलती हैं। अतः इनको बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी कहते हैं, बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी कहा जाता है। पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी इनको बोला जाता है, क्योंकि इनका केंद्रक अनियमित आकृति का होता है। इस कारण से केंद्रक कई पिंडों का बना होता है। केंद्रक में 2 से 7 पिंड, 2 पिंड, 2 से 3 पिंड, इस प्रकार से केंद्रक कई पिंडों का बना होता है। ये पिंड परस्पर संयुक्त परस्पर तंतुमय भाग द्वारा जुड़े रहते हैं। तंतुमय भाग होता है, उनके द्वारा ये सारे केंद्रक के पिंड आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब कणिका में श्वेताणु को भी फिर से भागों बांट रखा है। किस आधार पर? आधार है एक तो किस प्रकार के अभिरंजन से, जो अभिरंजन हम काम में ले रहे हैं उस अभिरंजन, कौन से अभिरंजन से, एसिडिक अभिरंजन है या बेसिक अभिरंजन है, किस प्रकार के अभिरंजन से वो अभिरंजित होती हैं, उनके आधार पर इनको बांटा गया है। पिंडों की संख्या के आधार पर और अभिरंजन किस प्रकार के अभिरंजक से हो रही है, एसिडिक से हो रही है, बेसिक से हो रही है या दोनों से हो रही है, उस आधार पर इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले आती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की जो संख्या है सबसे अधिक पाई जाती है। लगभग 62% कुल श्वेताणु की 62%, कुल श्वेताणु की 62% लगभग पाई जाती हैं न्यूट्रोफिल्स। इनके कोशिका द्रव्य में बड़े आकार के कण पाए जाते हैं, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं इनके कोशिका द्रव्य में, सूक्ष्म कण। और ये सूक्ष्म कण दोनों प्रकार के अभिरंजन यानी कि
अम्लीय अभिरंजन और उदासीन अभिरंजन अम्लीय अभिरंजन और क्षारीय अभिरंजन दोनों से ही अभिरंजित हो जाती हैं और दोनों से अभिरंजित होने के बाद में हल्के बैंगनी रंग से ये अभिरंजित होती हैं। क्षारीय अभिरंजन और अम्लीय अभिरंजन दोनों से अभिरंजित होकर के हल्का बैंगनी रंग से अभिरंजित होती हैं। इसीलिए इनको उदासीन रंजी या न्यूट्रोफिलिक कहा जाता है। उदासीन रंजी या न्यूट्रोफिलिक होती हैं, अतः इन्हें न्यूट्रोफिल कहा जाता है। इनके केंद्रक में 2 से 7 पिंड होते हैं। न्यूट्रोफिल में न्यूट्रोफिल के अंदर 2 से 7 पिंड होते हैं। केंद्रक के 2 से 7 पिंड पाए जाते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। इनके अंदर कोशिका पारण डाइपेडेसिस की घटना भी पाई जाती, कोशिका पारण की घटना पाई जाती, अर्थात ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जा सकती, रुधिर में से कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। इनमें कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है। न्यूट्रोफिल कोशिकाओं की भित्ति के आर पार जाना कोशिका पारण कहलाता है, डाइपेडेसिस कहलाता है। ये घटना इनमें पाई जाती है। न्यूट्रोफिल कुल श्वेताणुओं का 62% पाई जाती हैं। 62% जो है वो न्यूट्रोफिल कणिकाएं होती हैं। इसके बाद में आता है इयोसिनोफिल्स। ये कणिकाएं, इनके कोशिका द्रव में मिलने वाले जो कण हैं वो अम्लीय अभिरंजन इयोसिन। इनके कोशिका द्रव में मिलने वाले जो कण हैं वो अम्लीय अभिरंजन इयोसिन से लाल या गुलाबी रंग से अभिरंजित होती हैं। इयोसिन अभिरंजन होता है, उस अभिरंजन से ये लाल या गुलाबी रंग की अभिरंजित होती है। अम्लीय अभिरंजन होता है ये, और उससे अभिरंजित होकर लाल रंग या गुलाबी रंग में अभिरंजित हो जाती हैं। इनके केंद्रक 2 पिंडों में बटा हुआ होता है। इनका केंद्रक 2 पिंडों से मिलकर के बना होता है, बाइलोब्ड होता है। इनमें इनकी कोशिका पारण एवं कोशिका भक्षण क्षमता कम होती है। कोशिका पारण करना डाइपेडेसिस, कोशिका भित्ति के आर पार जाना, और कोशिका भक्षण करने की क्षमता इनमें कम होती है, अर्थात ये जीवाणु को इतना नष्ट नहीं करती हैं। परजीवी संक्रमण, जब कोई परजीवी, कोई पैरासिटिक जो है संक्रमण करता है, इन्फेक्शन कर शरीर के अंदर प्रवेश करता है, या कुछ एलर्जी पदार्थों के समय इनकी मात्रा बढ़ जाती है। उनको नष्ट करने के लिए इनकी संख्या बढ़ जाती है। जब भी शरीर के अंदर कोई संक्रमण होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो इयोसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। उस समय इनमें एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है, अर्थात जो हिस्टामिन प्रोटीन होती है, एलर्जी के कारण से उत्पन्न होती है, उससे एलर्जी की प्रोटीन को बनने से रोकने का गुण पाया जाता है। एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। कुल श्वेताणु का ये जो परसेंट होती है, 2.5% इयोसिनोफिल कोशिकाएं होती हैं। 2.5% इयोसिनोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला है तीसरा WBC का बेसोफिल। ये इन कणिकाओं की कोशिका द्रव में जो कण पाए जाते हैं वो क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू, क्षारीय अभिरंजक का नाम है मिथाइलिन ब्लू, के द्वारा ये नीले रंग से अभिरंजित होती हैं। इन कणिकाओं की कोशिका द्रव के अंदर जो कण पाए जाते हैं, सूक्ष्म आकार कण पाए जाते हैं, वो कण क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू के द्वारा नीले रंग से अभिरंजित होती हैं। इनका केंद्रक 2 से 3 पिंडों का बटा हुआ 2 से 3 पिंडों का बना हुआ होता है। ये हिस्टामिन एवं हिपेरिन उत्पन्न करती है। हिपेरिन और हिस्टामिन उत्पन्न करती हैं। कुल श्वेताणु का ये जो संख्या है इनकी 0.5% होती है। 0.5% बेसोफिल कणिकाएं पाई जाती हैं कुल श्वेताणु की। ये थी बात कणिका में यानी ग्रेनुलोसाइट कणिकाओं की। अब बात करें कणिका रहित श्वेताणु। कणिका रहित श्वेताणु भी 2 भागों बांटा। इनकी कोशिका द्रव में किसी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, किसी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती, अतः ये कणिका रहित श्वेताणु होती हैं। कणिका रहित श्वेताणुओं के अंदर इनको भी वापस बांटा गया है फिर से कणिका रहित में, और ये एक केंद्र की श्वेताणु होते हैं। इनके अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्र की श्वेताणु भी कहते हैं। कोशिका में कोई कणिका नहीं पाई जाती। केंद्रक अंडाकार सेम के बीज की समान आकृति वाला होता है। सेम के बीज की आकृति के समान वाला इनका केंद्रक पाया जाता है, या अंडाकार होता है, सेम के बीज की आकृति का होता है। इनका औसत आकार 8 से 20 माइक्रोमीटर होता है। औसत आकार 8 से 20 माइक्रोमीटर, 8 से 20 के बीच में ही ये दोनों कणिकाएं होती हैं। इनके अंदर पहला है एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट्स, एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट। ये बड़े आकार के होते हैं, यानी 8 से 20 माइक्रोमीटर के अंदर ये बड़े आकार के लगभग 12 से 15 माइक्रोमीटर यानी μm तक इनका
आकार होता है एक केंद्रकाणुओं का। इनमें सेम के बीज की आकृति का केंद्रक पाया जाता है, सेम के बीज की आकृति का किडनी के रूप में, यानी केंद्रक जो जैसे कि ये श्वेताणु है और इनका जो केंद्रक है वो इस प्रकार से मिलेगा किडनी के रूप में, यानी सेम के बीज की आकृति का केंद्रक पाया जाता है। बड़ा केंद्रक होता है, ये भक्षणकारी होती है, ये भक्षणकारी होती है, फैगोसाइटिक प्रक्रिया की होती है, भक्षण करती हैं बाहर से आने वाले परजीवी या रोगाणु जीवाणु आदि का, और रुधिर उत्तकों में जाती हैं। भक्षणकारी होती है, रुधिर उत्तकों में जाती है। उत्तकों में जाकर के ये भक्षण करके विभिन्न पदार्थ को उत्तकों में काफी बड़े आकार की हो जाती हैं, उत्तकों में जाकर काफी बड़े आकार की हो जाती हैं, लगभग 80 μm तक अपना आकार बढ़ा लेती हैं, 80 माइक्रोमीटर तक अपना आकार ये बढ़ा लेती हैं। 80 μm की हो जाने के बाद में इन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं, वृहद भक्षकाणु कहते हैं। मैक्रोफेजेस कहा जाता है, वृहद भक्षकाणु कहते हैं। वृहद भक्षकाणु अत्यधिक भक्षणकारी होते हैं, ये और भी ज्यादा भक्षणकारी होते हैं, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार से जो भी जीवाणु कीटाणु वगैरह आते हैं उनको रक्त के अंदर ही मार देती हैं, जो कि बड़े कणों इन जीवाणु का भक्षण कर जाती हैं। वृहद भक्षकाणु एवं न्यूट्रोफिल मिलकर वृहद भक्षकाणु और न्यूट्रोफिल जो कि कणिका में भाग है और ये है, दोनों ही मिलकर के हमारे शरीर में भक्षकाणु तंत्र बनाते हैं, जो हमारे शरीर में आने वाले बाहर से आए हुए परजीवी जीवाणु आदि को नष्ट करके हमें बचाते हैं, संक्रमण से सुरक्षा करते हैं। संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति, ध्यान रखना, प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति जो होती है, प्रथम पंक्ति होती है, उसका निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी की पहली पंक्ति यानी फर्स्ट जो हमें जन्मजात प्राप्त हो रखी है, जन्मजात हमारे अंदर है, वो पहली पंक्ति होती है, माता से प्राप्त होती है, दूसरी प्रतिरक्षा होती है, और तीसरी हमारी त्वचा होती है जो हमें रोगों से बचाती है। तो इस तीसरी हम बाहर से प्राप्त करते हैं इम्यूनिटी के रूप में, दवाने के रूप में। कुल श्वेताणु संख्या का लगभग 5% एक केंद्रकाणु मोनोसाइट्स होते हैं। कुल श्वेताणु का 5% भाग मोनोसाइट्स का होता है, एक केंद्रकाणु का होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कणिका रहित श्वेताणु के अंदर, एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर लसीकाणु लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट जो है ये अंडाकार केंद्रक युक्त गोलाकार, अंडाकार केंद्रक युक्त गोल आकृति की कोशिकाएं होती हैं। केंद्र के चारों ओर बहुत अल्प मात्रा में, केंद्र के चारों ओर बहुत ही अल्प मात्रा में छल्ले की आकृति का कोशिका द्रव्य पाया जाता है। छल्ले की आकृति में कोशिका द्रव्य इनके ऊपर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये शरीर के अंदर एंटीबॉडी निर्माण में भाग भी लेती हैं, एंटीबॉडी निर्माण भी करती हैं। ये थाइमस ग्रंथि और लसिका उत्तकों में इनका परिपक्वन होता है। थाइमस ग्रंथि और लसिका उत्तकों में ऐसी कोशिकाओं से उत्पन्न की जाती हैं, ऐसी कोशिकाओं से जिनका उद्भव पहले कहां से हो चुका होता है, अस्थि मज्जा से। तो थाइमस ग्रंथि और लसिका उत्तकों में इनका परिपक्वन होता है, मैच्योरेशन होता है। तो थाइमस ग्रंथि और लसिका उत्तकों की ऐसी कोशिकाओं से उनका निर्माण होता है जिनका पहले ही उत्पत्ति जो है वो अस्थि मज्जा में हो चुकी होती है। इनमें सीमित अमीबीय गति भी पाई जाती है, अमीबोइड गति मूवमेंट होती है, लेकिन भक्षणकारी नहीं होती हैं। इनका जीवन काल 2 से 100 दिनों तक का होता है, जीवन काल 2 से 100 दिनों तक पाया जाता है। रुधिर के अलावा लसिका एवं शरीर उत्तकों में पाई जाती हैं। रुधिर के अलावा लसिका में भी, रुधिर में होंगी, ज्यादातर ये लसिका में होती हैं, रुधिर उत्तकों में चली जाती हैं, जो हमें वहां पर रोग लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। जहां भी शरीर के अंदर बाहर से आने वाले मार्ग होते हैं, आहार नाल होती है, कटे हुए भाग होते हैं, उनके अंदर की मात्रा बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, इससे हमें रोग के संक्रमण से बचाती हैं। कुल श्वेताणु की संख्या का लगभग 30% तक होती है, 30% तक ये श्वेताणु होती हैं, लसिकाणु पाए जाते हैं। बड़े आकार के व्यास 10 से 20 म्यू अपेक्षाकृत कम होते हैं। छोटे आकार के व्यास 6 से 8 म्यूएम लसिकाणु संख्या में अधिक होते हैं। 6 से 8 म्यूएम जो लसिकाणु होते हैं आकार के वो अधिक होते हैं। तब बड़े आकार के जो लसिकाणु हैं व्यास 10 से 20 म्यूएम वो अपेक्षाकृत कम होते हैं। छोटी लसिकाणु टी कोशिकाएं यानी टी लसिकाणु, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। छोटी लसिकाणु टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं, जो प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडी के निर्माण में आवश्यक होती हैं। टी लसिकाणु और बी लसिकाणु दोनों ही प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी अर्थात प्रतिपिंडों के निर्माण के लिए आवश्यक है। एंटीबॉडी जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, एंटीजन उनको मारने के लिए उनके विरुद्ध बनती है एंटीबॉडी, उसका निर्माण करती है टी लसिकाणु और बी लसिकाणु सहायक होती हैं।
निर्माण करके बाहरी कोशिकाओं को ये भाग देती हैं। ये था डब्ल्यूबीसी और उसके भाग। डब्ल्यूबीसी के अंदर अपन ने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी के प्रकार दो कणिका में श्वेताणु और अकणिका में या कणिका रहित श्वेताणु के बारे में अध्ययन किया। कणिका में के फिर तीन भाग न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, इनको बांटा किस आधार पर, पिंडों केंद्र के पिंडों की संख्या और इनके अंदर ये किस रंग के अभिरंजन से, कौन से अभिरंजन से, क्षारीय, अम्लीय या दोनों अभिरंजन से अभिरंजन पर उनके आधार पर इनको बांटा गया। दूसरा कणिका रहित श्वेताणु जिनमें कण नहीं पाए जाते, कोशिकाओं में कण नहीं पाए जाते, अंडाकार सेम के बीच क्या कहते हैं केंद्रक होता है, उसके दो भाग, एक केंद्रकाणु, लसिकाणु। एक केंद्रकाणु मोनोसाइट में एक केंद्रक पाया जाता है, मीडिय गति में कम पाई जाती है, मीडिय गति पाई जाती है। उत्तकों के अंदर लसिका केंद्रिका ये होती है और उत्तकों के अंदर जाकर उनका आकार बढ़ जाता है, 80 μm तक हो जाता है, तो मैक्रोफेजेज वृहद पक्षाणु कहलाती हैं। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेज मिलकर के शरीर की प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति का निर्माण करती हैं, अर्थात हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। लसिकाणु है दूसरा। लसिकाणु अधिक मात्रा में 30% तक पाई जाती हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा, इनका उद्भव अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन परिपक्वन जो है थाइमस ग्रंथि और लसिका उत्तकों के अंदर इनका परिपक्वन होता है। इनके अंदर ऐसी कम मात्रा में अमीबीय गति पाई जाती है और इनका छोटे आकार की, बड़े आकार, दो प्रकार की पाई जाती है। छोटे आकार की लसिकाणु जो होती है वो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट निर्माण करती हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही भक्षण प्रक्रिया की होती हैं, जो कि प्रतिपिंड एंटीबॉडी निर्माण का कार्य कर बाहर से आने वाले एंटीजेंस को मारने का कार्य करती हैं। ये था डब्ल्यूबीसी। अगला है रुधिर पट्टिकाणु या रक्त प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स। इनके बारे में बात करें तो देखिए ये बहुत ही छोटे व्यास की, बहुत छोटे आकार की कणिकाएं होती हैं, 2 से 4 μm, 2 to 4 μm की होती हैं, 2 से 4। इनके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया। देखिए दो प्रकार की कणिका है रक्त की, आरबीसी और रुधिर पट्टिकाणु, दोनों में ही केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक रहित होती हैं ये भी। और इसके बाद में इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो के अंदर का निर्माण होता है और इनकी संख्या वयस्क मानव के अंदर, वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। रक्त की एक बूंद के अंदर लगभग 3 लाख पाई जाती हैं, अर्थात 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी मात्रा होती है। जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है इनका जीवन काल। रक्त प्लेटलेट्स का 5 से 7 दिन का जीवन काल होता है और निर्माण बता दिया आपको अस्थि मज्जा में होता है। यकृत एवं प्लीहा में इनका विघटन हो जाता है। इनका विघटन भी यकृत और प्लीहा के अंदर हो जाता है। विघटन होने के बाद में ये नष्ट हो जाती हैं और इनका जो कार्य है मुख्य रूप से ये रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। रुधिर के थक्का में, रुधिर के स्कंदन में सहायक होती हैं। ये प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। रुधिर का थक्का बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से अपन ने आज मानव के परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा। कंपोजिशन ब्लड के अंदर ब्लड को 2 भागों बांटा गया था, प्लाज्मा 55%, रुधिर कणिकाएं 45%। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या भाग होते हैं वो आपको बताया पहले। उसके बाद में रुधिर कणिकाएं जो है वो 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर पट्टिकाणु। उनके जो भाग है उनके विशेष लक्षण है वो आपको सामने दिखाए गए। डब्ल्यूबीसी के लक्षण दिखाए गए, डब्ल्यूबीसी के प्रकार फिर 2 और फिर रुधिर पट्टिकाणु। इस प्रकार से अपना ब्लड कंपोजिशन पूरा हो जाता है। आप इस जो शॉर्ट में जो लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको नोट्स बनाने में काफी सहायता देगा। अगला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे रक्त के कार्य और ब्लड ग्रुप, ब्लड समूह जो है, रुधिर समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में आरएच कारक या आरएच फैक्टर क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे। तो ये अगले अध्याय में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। ठीक है।